नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज टाइम पर। नई संसद का ऐसा हाल जब छत से ही टपकने लगा पानी, कांग्रेस ने उठा दिए सवाल। दिल्ली एनसीआर में आज भी कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। मूसलाधार बरसात से देश की राजधानी दिल्ली पानी पानी हो गई। मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि कई इलाके जलमग्न हो गए, चाहे लुटियंस दिल्ली हो या फिर दूसरे इलाके। झमाझम बरसात से आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। ऑफिस से घर लौटने का टाइम था, ऐसे में कई जगह सड़क पर जाम के हालात नजर आए। इस दौरान नई संसद की भी तस्वीरें सामने आई, जहां जलभराव के हालात नजर आए। यही नहीं, इस दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें नई संसद के अंदर पानी टपकता दिखाई दिया। इस मुद्दे पर अब सियासत गर्मा गई है। देश की नई संसद में बारिश का पानी आने को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक मणिकम टेगोर ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बाहर पेपर लीकेज, संसद में वाटर लीकेज। राष्ट्रपति की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली संसद की लॉबी में पानी का लीकेज चौंकाने वाला है। संसद के नए भवन में ऐसा होना मौसम संबंधी समस्याओं को उजागर करता है। यह पूरा घटनाक्रम इसका निर्माण पूरा होने के महज एक साल बाद ही सामने आया है। कांग्रेस सांसद ने इसे गंभीर मुद्दा बताया है और इस संबंध में लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने भी नई संसद की छत से पानी टपकने पर सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, इस नई संसद से अच्छी तो वो पुरानी संसद थी जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे। क्यों न फिर से पुरानी संसद चले, कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपए से बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। जनता पूछ रही है कि भाजपा सरकार में बनी हर नई छत से पानी टपकना उनकी सोच समझकर बनाई गई डिजाइन का हिस्सा होता है या फिर कुछ और। वहीं दिल्ली में भारी बारिश के दौरान नई संसद के अंदर चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। पार्लियामेंट कैंपस में जहां से सांसदों की आवाजाही होती है, वहां गेट पर जल भराव की तस्वीरें सामने आई। यही नहीं, नई संसद की लॉबी में छत से पानी टपकने की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर छाई नजर आई। ऐसे में सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसके निर्माण कार्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए। एक यूजर ने लिखा कि आपको पता है नई वाली संसद 1200 करोड़ रुपए में बनी है। एक तरह से यूजर्स पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनने के एक साल बाद ही पानी टपकने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए अब रुख करते हैं अगली बड़ी अपडेट का। महाराष्ट्र में बीजेपी की होगी करारी हार, विधानसभा चुनाव में पार्टी के 65 सीटों पर सिमटने की आशंका। हाल ही में लोकसभा चुनावों में बड़े झटके झेलने वाली भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। पार्टी के आंतरिक सर्वे के अनुसार पार्टी को इस बार के विधानसभा चुनाव में 100 सीटें भी मुश्किल से मिलती नजर आ रही है। कुछ और सर्वे में पार्टी को विधानसभा चुनाव में करारी हार की तरफ इशारा किया गया है। इस बार के लोकसभा चुनावों में पार्टी को राज्य में सिर्फ 9 ही सीटें मिल सकी है। निश्चित तौर पर यह सर्वे पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में पार्टी ने 100 से ज्यादा सीटें हासिल की थी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार भले ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस बात को लेकर विश्वास जता रहे हो कि वे बीजेपी के समर्थन से सत्ता में वापसी करेंगे, लेकिन यह लक्ष्य इस बार मुश्किल है। बीजेपी के आंतरिक सर्वे ने पार्टी की चिंताएं बढ़ा दी है। इस सर्वे में इस तरफ इशारा किया गया है कि पार्टी इस बार के विधानसभा चुनावों में सिर्फ 55 से 65 सीटें ही हासिल करती हुई नजर आ रही है। साल 2014 में बीजेपी को 122 सीटें मिली थी, जबकि पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़ा था। साल 2019 में पार्टी ने 105 सीटें हासिल की थी और इस बार शिवसेना के साथ गठबंधन में पार्टी ने चुनाव लड़ा था। इस बार हालांकि बीजेपी को तगड़ा झटका लगने की पूरी आशंका है। पार्टी इस बार पूरी तरह से सरकारी स्कीमों और मतदाताओं के ध्रुवीकरण पर निर्भर है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 28 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 9 सीटें जीती, जबकि साल 2019 में उसने 23 सीटें जीती थी। बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए कई लोगों ने एनसीपी के मुखिया और डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया था।
कुछ दिन पहले ही आरएसएस से जुड़े एक साप्ताहिक अखबार ने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों में पार्टी की हार के लिए बीजेपी के साथ एनसीपी के गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया था। अजीत पवार के लिए मामला तब और जटिल हो गया जब पिंपरी चिंचवाड़ इकाई के शहर अध्यक्ष सहित पुणे के 28 एनसीपी नेता पार्टी छोड़कर शरद पवार की अगुवाई वाले एनसीपी में फिर से शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने सिर्फ एक रायगढ़ की सीट पर ही जीत हासिल की। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का शिवसेना गुट 100 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर प्रतिबद्ध है, जबकि बीजेपी ने 160 से 170 सीटों का लक्ष्य रखा है। चलिए अब अगली बड़ी अपडेट की तरफ रुख करते हैं। दलित सब कोटे पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, क्या संविधान बचाने के लिए सामने आएगी कांग्रेस? सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एससी एसटी श्रेणियों में कोटे के अंदर कोटा बनाने की वैधता पर फैसला सुनाया था। कोर्ट ने राज्यों को यह अधिकार दे दिया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे के अंदर कोटा बना सकते हैं। अदालत का फैसला इस आधार पर है कि इससे अत्यधिक पिछड़ी जातियों को लाभ पहुंचेगा। जजों का मानना है कि कुछ जातियां, जैसे जो सीवर की सफाई करते हैं, वो बाकियों से ज्यादा पिछड़ी है, जैसे जो बुनकर का काम करते हैं, जबकि दोनों ही अनुसूचित जाति में आते हैं और छुआछूत से जूझती है। हालांकि इस फैसले का विरोध करने वालों के तर्क भी काफी गंभीर है। उनकी बातों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। शायद यही कारण है कि अभी तक जितने भी मशहूर दलित नेता, चिंतक, पत्रकार आदि है, सभी फैसले का विरोध ही करते देखे जा रहे हैं। दलितों की सबसे बड़ी नेता बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने शुक्रवार को एक्स पर इस फैसले का विरोध किया था, पर इस फैसले से सबसे बड़ी मुश्किल कांग्रेस और बीजेपी के लिए खड़ी हो गई है। कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से संविधान बचाने का नारा लगा रही है। देखा जाए तो यह फैसला सीधे सीधे संविधान पर हमला है, पर कांग्रेस ने अभी तक इस फैसले का विरोध नहीं किया है। यही नहीं, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने इस फैसले के आधार पर आरक्षण लागू करने की घोषणा भी कर दी है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भी दलितों में सब कोटा के लिए कानून बनाने की तैयारी पहले ही कर चुकी है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व आजकल हर मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। यही कारण है कि उन्हें यह फैसला न स्वीकार करते बन रहा है और न ही विरोध करते बन रहा है। दूसरी ओर बीजेपी की भी यही स्थिति है। नंबर 1, कांग्रेस के लिए क्यों हो गया यह मुश्किल? उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को यूपी की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था, क्योंकि कांग्रेस के कोर वोटर दलित समुदाय को बहुजन समाज पार्टी ने अपनी ओर खींच लिया था। पर जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के पक्ष में दलित वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, बहुजन समाज पार्टी के वोटों में कमी आई, उससे कांग्रेसी नेता बहुत उत्साहित है। कांग्रेस को लगता है कि उत्तर प्रदेश में दलित नेता फिर से कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट के दलित कोटे में सब कोटे का जिस तरह विरोध शुरू हुआ है, उसके चलते जरूर कांग्रेस की नींद उड़ गई होगी, क्योंकि दक्षिण में जिस तरह कांग्रेस के नेता सब कोटे का समर्थन कर रहे हैं, उससे तस्वीर यही बन रही है कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन में है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस नेता यह कहते रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आती है तो संविधान और आरक्षण खतरे में आ जाएगा। अब आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ने वाले फैसले को स्वयं कांग्रेस नेता सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से सुप्रीम फैसले पर अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। शायद यही कारण है कि उत्तर भारत के कई बड़े कांग्रेसी दलित नेता चुप है या विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के बड़े दलित नेता उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है और कहा कि कोर्ट का फैसला आरक्षण विरोधी है। नंबर 2, देश भर के दलित नेता एक सुर में कर रहे विरोध। जाहिर है दलित जनमत उनके साथ ही जाएगा। देश भर के जितने भी बड़े दलित नेता हैं वो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। जाहिर है कि जब विरोध कर रहे हैं तो दलित जनमत भी उन्हीं के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के वर्गीकरण के आदेश पर सवाल उठाया है। मायावती ने पूछा कि सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं,
क्या देश के करोड़ों दलितों व आदिवासियों का जीवन देश व भेदभाव मुक्त आत्मसम्मान व स्वाभिमान का हो पाया है? अगर नहीं तो फिर जाति के आधार पर तोड़े व पछाड़े गए इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित है? मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ये बताए कि इस आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं रखा गया। BR अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि अगर इन आरक्षित समूहों का कोई उप वर्गीकरण किया जाना है तो यह संसद द्वारा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को अनुचित जातियों व उप वर्गीकरण करने की अनुमति देने वाला फैसला उन वर्गों की जीत है जो इसकी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उप वर्गीकरण के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अंबेडकर ने बताया कि SC, ST, OBC के लिए आरक्षण संसद में तैयार और अपनाया गया था। वहीं भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी कांसी राम के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि बांटो और राज करो की नीति यही रही है। लंबे समय के बाद SC और ST एक साथ आए हैं और मैं जानना चाहूंगा कि मामले में शामिल कितने न्यायाधीश और वकील SC, ST समुदाय से हैं। क्या वे इन समुदायों द्वारा झेले जाने वाले भेदभाव के दर्द को समझते हैं? मायावती यूपी की CM थी, लेकिन आज भी उन्हें दलित नेता के तौर पर जाना जाता है। शीर्ष अदालत के फैसले पर चिंता व्यक्त करते हुए समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, मुझे लगता है यह अनुचित है क्योंकि क्रीमी लेयर की अवधारणा केवल OBC के लिए है। आरक्षण स्वयं सामाजिक प्रतिनिधित्व के लिए लागू किया गया था, न कि आर्थिक पिछड़ेपन के लिए। इसलिए अब आप यह नहीं कह सकते कि सामाजिक अन्याय और आर्थिक असमानता एक ही चीज है। किसी ऐसी चीज में उप विभाजन नहीं हो सकता जिसका आधार अलग हो। दलित चिंतक के रूप में मशहूर हो चुके वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने लगातार एक्स पर इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़े हुए हैं। जाहिर है इन दलित नेताओं की आवाज ही कल आम दलित को होगी। नंबर 3, क्या बीजेपी के लिए है आपदा में अवसर? भारतीय जनता पार्टी भी दलित वोटों को अपनी ओर करने के लिए बहुत पहले से लगी है। इसमें उसे सफलता भी मिली है। पर 2024 के चुनावों में इंडिया गठबंधन का संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ मुहिम काम कर गया। दलित वर्ग को लगा कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिल जाती है तो हो सकता है कि संविधान बदल दिया जाए। CSDS का सर्वे बताता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले तक बहुत तेजी से दलित वोट बीजेपी की ओर शिफ्ट हो रहे थे, पर 2024 में केवल जाटव वोट पिछली बार के मुकाबले ज्यादा वोट किए बीजेपी को। मतलब साफ है कि जो जातियां दलितों में संपन्न हैं और जिनका सामाजिक रुतबा पिछड़े वर्ग के करीब है, उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। जाटव सबसे अधिक पिछड़े हैं और सामाजिक रूप से उनके साथ भेदभाव भी होता है। बीजेपी की शुरू से रणनीति रही है कि कोटे का वर्गीकरण किया जाए। इसके लिए OBC वर्ग के कोटे को भी कई राज्यों में पार्टी ने बांटने का प्रयास किया है। बीजेपी चाहे तो उत्तर प्रदेश में जाटव वर्ग के लिए अलग कोटा बनाकर उन्हें अपनी ओर मिलाने का प्रयास कर सकती है। BSP सुप्रीमो मायावती जाटव जाति से आती है। इसके बावजूद जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में जाटव वोट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर ने जाकर बीजेपी की ओर गए हैं, वो पार्टी के लिए उत्साहजनक स्थिति कही जा सकती है। CSDS सर्वे के अनुसार यूपी 2012 में 5% जाटव वोट और 11% नॉन जाटव वोट भाजपा को मिले थे। उसी तरह 2022 के विधानसभा चुनाव में 21% जाटव वोट और 41% नॉन जाटव वोट भाजपा को मिले थे। 2024 में एनडीए को गैर जाटव दलितों का केवल 29% वोट मिला, जो 2019 में मिले 48% से काफी कम है। हालांकि एनडीए ने जाटवों के बीच अपने वोट शेयर में सुधार किया है। 2019 में उसे जाटवों का सिर्फ 17% वोट मिला था, जबकि 2024 में उसका वोट शेयर बढ़कर 24% हो गया। इसका मतलब है कि अगर एनडीए थोड़ा ध्यान दे तो दलित जाटव वोटों का शेयर आगे के चुनावों में बढ़ सकता है। हालांकि बीजेपी भी इस फैसले के पक्ष में है या विपक्ष में बोलने से परहेज कर रही है, पर सुप्रीम कोर्ट में चूंकि केंद्र सरकार ने जो अपना मत दिया था वो अब कोर्ट के समर्थन के रूप में था, इसलिए जाहिर है बीजेपी पर आरोप लगेगा कि वह संविधान को संकट में डालने का काम कर रही है। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा।